हम लोग एसी जनरेटर पढ़ रहे थे। आज हम लोग एसी जनरेटर या जिसे अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक हम लोग कहते हैं बेटा, आज हम लोग उसका रोटर देखेंगे। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि बेसिकली जो एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर है, ये बेसिकली दो प्रकार का है। एक है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, आपने लिखा है, एक है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, और दूसर का है रोटेटिंग फील्ड टाइप या मैग्नेटिक फील्ड टाइप, मैग्नेटिक फील्ड टाइप। तो इसमें आर्मेचर का मतलब वाइंडिंग। तो इसमें जो है अगर हम छोटा सा चित्र बना दें, तो इसका चित्र अगर ऐसे बना दें, ये आपका अल्टरनेटर की बॉडी हो गई, और इसमें जो है यहाँ पर हम लोग बेटा चुंबक स्थिर रखेंगे। ऐसे ये चुंबक हो गए, मान लीजिए ये चुंबक आपके ऐसे स्थिर हो गए, ये चुंबक हो गए, ये नॉर्थ पोल नीचे मान लीजिए साउथ पोल हो गया, और धुर्रे पर हम लोग जो है वाइंडिंग लगा देंगे। धुर्रे पर क्या लगा देंगे? वाइंडिंग लगा देंगे, ये ऐसे। तो यही धुर्रा जो है हमारा डीजल इंजन या टरबाइन नचाएगा। तो चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स इस बाइंडिंग से कटेंगे, जिससे इस बाइंडिंग में जो है N/d∅/dt से जो है वो विद्युत वाहक बल बनने लगेगा, और टर्मिनल पर सप्लाई जो है स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश के माध्यम से जाने लगेगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका ये मैग्नेट जो है बेटा वो स्थिर है, तो इसे स्टेटर बोलेंगे। स्थिर भाग को क्या कहते हैं? स्टेटर। और ये आर्मेचर जो है आपका रोटर पर। आर्मेचर किस पर? आर्मेचर घुंडी है, तो उसी को कहेंगे रोटर। जो भाग नाचता है, घूमता है, उसे रोटर कहते हैं, और जो भाग स्थिर रहता है उसे स्टेटर कहते हैं या स्थाता कहते हैं। तो ये हो गया आपका स्थाता, और रोटर का मतलब घूर्णक। तो जो नाचे वो घूर्णक है। तो इसमें आपकी आर्मेचर या वाइंडिंग नाचेगी बेटा, तो इसलिए इसे जो है हम लोग कहेंगे ये जो है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का, या कहेंगे घूर्णी। क्या कहेंगे? घूर्णी आर्मेचर प्रकार, आर्मेचर प्रकार का। तो अब आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि जब इसे हम लोग घुमाएंगे बेटा, तो इसी में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ई जो है इसी रोटर में, अथवा इसे कहेंगे आर्मेचर रोटर। क्या कहेंगे? तो इसी आर्मेचर वाइंडिंग में आपका जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न। ठीक, और वो जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल ई फैराडे के नियमानुसार E बराबर N/d∅/dt से उत्पन्न होगा। अथवा यही हम लोग आगे चलेंगे तो 5ZNP/60 वोल्ट हो जाएगा। ये इतना वोल्ट हो जाएगा, इससे उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है? अब जो है इस वोल्टेज को अगर हम लोग बाहर ले जाएंगे यहाँ टर्मिनल पर, तो जो ई उत्पन्न होगा बेटा, जो ई उत्पन्न होगा वो इस बाइंडिंग में उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल इसी को कहेंगे, या शॉर्ट में EMF कहेंगे। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जो है वो आपके बाइंडिंग में या आर्मेचर में उत्पन्न होगा फैराडे के नियमानुसार। जब इसे हम लोग किसी डीजल इंजन या टरबाइन से नचाएंगे, तो ये जो है नाचेगा, और चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं को या चुंबकीय फ्लक्सों को काटेगा, जिससे इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ई इस फार्मूले से उत्पन्न हो जाएगा। और
फिर जो है अब इसे टर्मिनल, ये वाला आपका टर्मिनल है, तो ये अंदर जब बाइंडिंग में उत्पन्न होगा तो इसी को हम लोग ई वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है, और यहाँ पर जो मिलेगा उसे कहेंगे भी। टर्मिनल वोल्टेज भी बन जाए, अंदर जो है ई बनेगा और ये घट जाएगा, क्योंकि हमारी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी है, तो उसके कारण कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो घटने के बाद जो यहाँ पर मिलेगा, यही हम लोगों के अब घरों में या मोटर पंखा चलाने के काम में आएगा, तो यही वोल्टेज हम लोगों के काम में आता है। अंदर जो है ऐसे बनता है, तो यही नाम जो है ई ही यहाँ पर पहुँचने पर भी हो जाएगा, और भी की अपेक्षा ई का मान अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज़्यादा होगा। ऐसे ही आपकी बैटरी में भी है, सेल में भी है। सेल में भी जो अंदर रासायनिक क्रिया से विद्युत वाहक बल ई डेवलप होता है बेटा, वो ज़्यादा होता है, और जो हमें उसके टर्मिनल पर मिलता है, प्लस और माइनस पर मिलता है, वो टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है, वो घट जाता है। ठीक है ना? आपने पढ़ा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध काम करने लगता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध V बराबर I गुणे स्मॉल r, ओम का नियम यही नहीं करता है। इस फार्मूले से जैसे सेल से धारा निकलना शुरू होगी, तैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध I के साथ गुणा करके और V बराबर IR से इतना वोल्टेज जो है खा जाएगा। इतना वोल्टेज जो है क्या करेगा? खा जाएगा, सीधे खा जाएगा, यानी इसी को अब हम लोग कहेंगे ड्रॉप करेगा। क्या करेगा? ड्रॉप करेगा, या इसी को कहेंगे वोल्टता पात करेगा। वोल्टता पात करेगा, तो इतना खा जाएगा। अब खाने के बाद या वोल्टेज ड्रॉप करने के बाद जो अब बचेगा वो यहाँ पर हमें मिलेगा, उसी को कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर है? अब ये टर्मिनल वोल्टेज जो है यहाँ हमें पाने के लिए बेटा, अगर देखिए ना डायरेक्ट आप तार से कनेक्ट करेंगे तो ये नाच रहा तार आपका टूट जाएगा। मैंने अभी तारा जोड़ा है कि भाई तार के माध्यम से यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन तार क्या, अब वो नाच रहा है, आपका आर्मेचर सरसर सरसर बाइंडिंग नाच रही है, तो क्या होगा कि आपका तार टूट जाएगा। तो अब आपको क्या करना होगा? स्लिप रिंग लगानी। स्लिप रिंग लगाएंगे, ठीक है ना? हार्ड कॉपर की लगाएंगे स्लिप रिंग, या ब्रॉन्ज की भी लगा सकते हैं। तो वो लगाएंगे और फिर उसे धुर्रे पर पिरो देंगे। इसी धुर्रे पर जो है, जैसे हम लोग चूड़ीला पहनते हैं हाथ में ना, तो वैसे ही आप पहन लेंगे और एकदम टाइट रहेगा। रिंग आपकी क्या रहेगी? एकदम टाइट रहेगी धुर्रे में, और वो जो है जैसे आपका धुर्रा नाच रहा वैसे वो भी रिंग भी साथ में सरसर सरसर नाचती रहेगी। तो हम लोग बाइंडिंग जो है, अगर 3 फेज की बाइंडिंग है, मान लीजिए ये आपका धुर्रा हो गया और इस पर 3 फेज की आपने वाइंडिंग कर दिया बेटा, ऐसे 120 अंश पर, ऐसे 120 अंश पर अगर 3 फेज की वाइंडिंग कर दिया, तब इसी धुर्रे पर हम लोग क्या करेंगे? इसी धुर्रे को हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर जो है हम लोग टरबाइन कपलिंग द्वारा जोड़कर अब आगे जो है टरबाइन से जोड़ देंगे। ये कपलिंग मान लीजिए हो गई। ये क्या हो गई? ये कपलिंग द्वारा हम लोग टरबाइन से, या ये आपका हो गया प्राथमिक चालक। ये क्या हो गया? प्राथमिक चालक। प्राथमिक चालक अथवा इसी को कहेंगे प्राइम मूवर। ये हो गया प्राइम मूवर। ये प्राइम मूवर आपका प्राथमिक चालक जो है, ये टरबाइन भी हो सकता है, अथवा जो है डीजल इंजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डीजल इंजन भी हो सकता है। तो हम लोग छोटे स्तर पर डीजल इंजन का प्रयोग करते हैं, जो घरों में और विद्यालय में ऐसे जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर जो है डीजल इंजन प्राथमिक चालक रहता है, वो इसे नचाएगा। और जहाँ व्यावसायिक जनन है बेटा, वहाँ जो है डैम वाला या जल बिजली जहाँ पर हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं, वहाँ पर वाटर टरबाइन का प्रयोग करेंगे, और एनटीपीसी वगैरह में हम लोग जो है गैस अथवा स्टीम, तो वहाँ स्टीम बनती है, स्टीम टरबाइन।
का प्रयोग करें। उससे इसको कपलिंग से जोड़ देंगे तो इसका धुर्रा नाचने लगेगा। अब धुर्रा नाचने लगेगा तो ये ऊपर देखिए ऐसे आपके चुंबक लगे हुए हैं। ये ऊपर क्या है आपके चुंबक ऐसे लगे हुए हैं। ये ऊपर जो है ये आपके चुंबक लगे हुए हैं और ऐसे ही नीचे भी आपके चुंबक लगे हुए हैं। बोलिए भाई। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है और ये बॉडी के अंदर ऐसे फिक्स है। ठीक है ना। अब क्या होगा कि जब इसे नचाएंगे तो ये चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं और साउथ में घुसती हैं बेटा। इसीलिए ये जो है बॉडी जो है हम लोग ढलवे लोहे की बनाएंगे। इसीलिए बॉडी किसकी बनाएंगे? हाँ, ताकि ये चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में घुसती हैं तो इस रास्ते से होकर और अपना परिपथ पूरा करेंगे और कुछ इधर से चलकर अपना परिपथ ऐसे ऐसे पूरा करेंगे। तो इसीलिए हम लोग करंट न उतरे इस डर के कारण से इसे लकड़ी का या माइका का नहीं बना पाए। हमेशा जो है फेरोमैग्नेटिक जिसे चुंबक खींचता उसे हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, यानी जिसके चुंबक बनाए जा सकते हैं अथवा चुंबक जिनसे आकर्षित बहुत तेजी से होता है तो उनमें हमारी चुंबकीय बल रेखाएं तेजी से चलेंगी। उनके मार्ग में अवरोध कम उत्पन्न होगा। मार्ग में अवरोध जो उत्पन्न होता है चुंबकीय फ्लक्सों को चलने के लिए उसे रिलेक्टेंस का, तो वो कम रिलेक्टेंस का पथ ये जो है हमारा ढलवा लोहा या कास्ट स्टील प्रदान करेगा। इसीलिए मजबूरी में जो है इसकी जो फ्रेम है, ये फ्रेम है बेटा, अथवा फ्रेम को हम लोग बॉडी भी बोलेंगे। बॉडी जो है ये जो है हम लोग काय का बनाएंगे? CI का बनाएंगे। ठीक है ना। अब तो आपसे पूछे तो आप यही बताएंगे कि नॉर्थ से जो है चुंबकीय बल रेखाएं या फ्लक्स फाई, यही जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं यही इन्हीं को हम लोग फ्लक्स फाई बोलते हैं। ठीक है ना। किसी परिच्छेद से गुजरने लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और उसे फाई से व्यक्त करते हैं, वेबर में मापते हैं। तो ये नॉर्थ से निकलती हैं बेटा, साउथ में घुसेंगी। अगर इसे लकड़ी का बना देंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगी, चलेंगी नहीं, तो ये परिपथ इनका पूरा नहीं। इसलिए हम लोग जो है मजबूरी में जो है मेटेलिक और वो भी कैसा फेरोमेटल, ठीक है ना, लौह चुंबकीय पदार्थ का बनाते हैं। तो अब जब ये चुंबकीय बल रेखाएं चलने लगेंगी तो और इनको जो है इस पोजीशन में आप रखेंगे तो डी फाई नहीं होगा, डी फाई नहीं होगा, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं। अब जो इस कुंडली से कट रहा है वहीं कटेगा तो फिक्स हो गया। डी फाई होना चाहिए, फ्लक्स में परिवर्तन लगातार होते रहना चाहिए। तो इसलिए जनरेटर के अंदर सारी व्यवस्था रहती है। जब तक हम लोग डीजल इंजन या टरबाइन से नहीं नचाते हैं तब तक d∅/dt नहीं होता। समय के साथ सब फिक्स है, कोई चीज़ चल नहीं रहा, लेकिन जनरेटर के अंदर ये सारे पार्ट्स लगे रहते हैं, फिर भी हमें कोई वोल्टेज या विद्युत वाहक बल नहीं देता। तो जब तक हम लोग, ये किसका उदाहरण है, ये गतिकीय विद्युत वाहक बल का, जब तक गति कराते रहेंगे, नचाते रहेंगे, तब तक जो है d∅/dt होता रहेगा, यानी फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। और वो परिवर्तित फ्लक्स हमारे इन बाइंडिंगों से कटते रहेंगे तीनों फेजों के, और तीनों फेजों में वोल्टेज या विद्युत वाहक बल इस फार्मूले से बनता रहेगा। ठीक है ना। तो अब जो है क्या करना है कि चूंकि ये आर्मेचर को आप रोटेट करा रहे हैं, आर्मेचर मीन्स वाइंडिंग, तो वाइंडिंग को आप नचा रहे हैं, तो अब आर्मेचर भी जो बनाएंगे वो डायरेक्ट धुर्रे पर नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ पर आप लगाएंगे बेटा कोर, क्या लगाएंगे, क्रोड लगाएंगे, सिलिकॉन इस्पात। किसका लगाएंगे, सिलिकॉन स्टील का क्रोड लगाएंगे लेमिनेट करके, और उसके खांचों में पिरोएंगे। ठीक है ना। वो क्रोड जो है ऐसे आपका बनेगा, ये ऐसे, ये सिलिकॉन इस्पात का एक मैं जो है बेटा बना रहा हूं ऐसे। एक मान लीजिए कि ये आपकी डिस्क हो गई, तो इसमें ऐसे खांचा बनाए। कैसे बनाए,
ऐसे खांचा बना, यही ओपन स्लॉट बना दें। कौन सा स्लॉट? हाँ, ओपन स्लॉट बना देंगे या फिर सेमी क्लोज बना देंगे, खांचे बना देंगे ऐसे। चलिए ऐसे बना दिया, पूरे में बना देंगे। तो ये आपकी जो है सिलिकॉन स्टील की, यही हो गई आपकी सिलिकॉन स्टील की बेटा एक जो है आपकी प्लेट हो। और ये जो है इसमें 4% सिलिकॉन मिला रहेगा। कितना? 4% सिलिकॉन मिला रहेगा। और प्लस जो है ये वार्निश कोटेड हो। ये क्या होगी? हाँ, वार्निश कोटेड होगी या वार्निश लेपित होगी। वार्निश क्या है? वैद्युत का। हाँ, तो ऐसे। और बीच में जो है धुर्रे के लिए यहाँ पर पंच से, जैसे आप लोग पंच से पेपर काटते हैं, वैसे इसकी पंचिंग मशीन से ये परिधि पर ऐसे खांचे काट देंगे और बीच में ये धुर्रा डालने के लिए ऐसे काट देंगे। तो ये एक सिलिकॉन इस्पात वाली आपकी प्लेट हो गई। और इसकी मोटाई भी हम लोग जो है लगभग 0.3 mm से 0.5 mm रखेंगे और वार्निश कोटेड भी कर देंगे। वार्निश कोटेड करने से क्या होगा कि वो वैद्युत रूप से भले हम चिपका दें, लेकिन दोनों प्लेटें एक दूसरे से अलग रहेंगी। इसकी सप्लाई इसमें नहीं जाएगी, न इसकी सप्लाई इसमें आएगी। तो जो गोलाई में सर्किट बनती है, जिसे हम लोग भंवर धारा हानि करते हैं, वो नहीं होगा। तो सिलिकॉन 4% मिलाने से बेटा आपका शैथिल्य हानि, हिस्टेरिसिस हानि, कौन सी हानि? हिस्टेरिसिस लिख लीजिएगा। हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है। और ये जो है इतना मोटा बेटा प्लेटों को जब हम लोग चिपका कर, तो उसे कहते हैं लैमिनेट करना। क्या कहेंगे? हाँ, और लैमिनेट करने से ईडी करंट लॉस कम होता है। हाँ, भंवर धारा हानि, ईडी लॉस कम होता है, भंवर धारा। तो ये हम लोग इसको अब लैमिनेट करते हैं। 4% सिलिकॉन मिला दिया हिस्टेरिसिस लॉस या शैथिल्य हानि को कम करने के लिए। अब ये एक प्लेट है, ऐसे ही सारी प्लेटों को एक साथ चिपकाएंगे और ये आपका ऐसे बना देंगे। और ये खांचा जो है, ये स्लॉट जो है पूरा ऐसे पूरे में जाएगा, ऐसे मैच करते हुए ये ऐसे जाएगा। ये बन गया। अब यहाँ पर आपका धुर्रा जो है अगर आप लगाएंगे बेटा, तो ये धुर्रा आपका ऐसे जो है ये बाहर इधर आ जाएगा और ऐसे ये धुर्रा आपका इधर भी रहेगा। बोलिए भाई। तो ये बन गया आपका, क्या हो गया? हाँ, यही हो गया सिलिकॉन इस्पात का क्रोड। सिलिकॉन स्टील कोर हो गया या क्रोड कहेंगे बेटा। और ये कैसा है? लैमिनेटेड। कैसा? हाँ, लैमिनेटेड है, यानी परतदार। जैसे हम लोग मार्कशीट लैमिनेट कराते हैं, एक परत जो है, एक लेयर आपके पन्नी की हो जाती है प्लास्टिक की, फिर उसके बाद आपकी एक लेयर मार्कशीट की, फिर उसके ऊपर एक लेयर प्लास्टिक की आ जाती है। तो उसे कहते हैं कि हमने अपनी मार्कशीट का लैमिनेशन कराया। वही लैमिनेशन से हो गया लैमिनेट करना, यानी परतदार बना। तो एक प्लेट तो आपको सामने से दिख रही है। अब ऐसी बहुत सारी प्लेटों को ऐसे चिपका देंगे और ऐसे जो है बेलनाकार भाग जितना लंबा हमें बनाना होगा वो बना देंगे। ठीक है ना? अब इसमें हम वाइंडिंग पिरोएंगे। ये वाली जो वाइंडिंग की बात हो रही है, तीनों फेजों की वाइंडिंग इसमें पिरोएंगे। तो वाइंडिंग जब पिरोएंगे तो मान लीजिए कि एक तार बेटा हम लोग जो है इसमें डाल रहे हैं, तो ऐसे एक तार डालेंगे। देखिए ऐसे डालें और फिर जो है यहाँ से इसको ऐसे ले जाएंगे और ऐसे मोड़ेंगे और फिर इसमें ले आएंगे मान लीजिए, और फिर यहाँ से मोड़ेंगे। अगर दूसरा टर्न तो फिर इसको जो है ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे ले जाएंगे, फिर ये हो जाएगा सेकेंड टर्न, ऐसे मोड़। इसलिए जो है देखिए ना, टर्न को ऐसे बनाते हैं। बन गया ना?
तो यही टर्न हम लोग अब जो है ऐसे बनाते हैं। ये ध्यान से देखिए, यही हो गया एक टर्न। कितना हो गया? हाँ, बाइंडिंग या कुंडली का एक टर्न हुआ और एक टर्न में दो चालक हो गए। ये इधर वाला पहला चालक हो गया और इधर वाले को कहेंगे दूसरा चालक। देखिए ना, एक टर्न कंप्लीट हुआ बेटा, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो एक चालक ये वाला हुआ और एक चालक इस खांचे में पड़ा। तो एक टर्न में दो चालक। क्लियर है? तो ये दो चालक हो गए और ये स्लॉटों में पड़े रहेंगे। तो ये ना सोचिए कि डायरेक्ट बेटा धुरे पर, तो अब ये वाला चीज पहले लगाया जाए और ये वाला जब लगाएंगे आर्मेचर प्रोड, तो इसको क्या करेंगे कि दोनों साइड का ढक्कन होगा ना, ये तो ऐसे, अभी ये ऐसे इसका चित्र ऐसे बनेगा ना, ऐसे होगा। तो अब क्या होगा कि इधर भी ढक्कन लगा देंगे जिससे कहेंगे इंड प्लेट अथवा साइड प्लेट। तो साइड प्लेट भी कास्ट आयरन की हैवी रहती है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप कर देते हैं, वहाँ पर बैरिंग आपकी फिट हो जाएगी। उस बैरिंग में ये वाला धुर्रा घुस जाएगा और ऐसे इधर वाली प्लेट में यहाँ पर जो है थोड़ा सा गैप बनाएंगे ढाल कर, कास्ट आयरन है ढाल कर ही बनेगा, वहाँ पर बैरिंग फिट हो जाएगी और फिर उसमें जो है ये वाला धुर्रा डाल देंगे। बस अब इसके अंदर आपका ये धुर्रा जो है ऐसे टिक जाएगा और उस पर ये वाइंडिंग की जाएगी, ये वाइंडिंग हो जाएगी। अब इसी को डीजल इंजन या टरबाइन जो है कपलिंग द्वारा जोड़कर डीजल इंजन या टरबाइन जब नचाएगा, तो ये नाचेगा तो चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को काटेगा। तो ये यहाँ पर जो है हमारा यही बन गया आर्मेचर, यही बन गया, क्या हो गया? तो यहाँ पर आर्मेचर हमारा नाच रहा है, इसी को अब नचाया जाएगा, इसलिए इसे कहेंगे रोटेटिंग आर्मेचर। क्लियर है? अब देखिए, जब ये नाचने लगेगा तो इसी में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा। E वोल्ट ये इसी में उत्पन्न होगा, ये वाला N/d∅/dt। लेकिन इसे हमें यहाँ से निकाल कर टर्मिनल पर ले जाना। तो टर्मिनल पर ले जाएंगे बेटा, तो अगर 3 फेज का ये जनरेटर है तो आपको 3 ठो स्लिप रिंग लगानी। तो अब हम लोग स्लिप रिंग लगा रहे हैं, मान लीजिए इधर लगाना है, तो अब इसी पर पहले जो है हम लोग जो है 3 स्लिप रिंग लगा रहे हैं और यहाँ कपलिंग द्वारा हम लोगों ने जोड़ दिया। ये कपलिंग हो गई आपकी। तो अब 3 इसी में स्लिप रिंग यहाँ लगा देंगे। एक स्लिप रिंग मान लीजिए कि ये वाली हो गई, ये स्लिप रिंग हो गई, दूसर की ये स्लिप रिंग हो गई, तीसर की ये स्लिप रिंग हो गई और चौथी एक न्यूट्रल वाली भी लगाएंगे। तो इस तरह से 4 स्लिप रिंग हमें लगानी होगी। कितनी स्लिप रिंग? अब ये स्लिप रिंगें बेटा धुर्रे पर ऐसे ही चढ़ी रहेंगी और जब ये हमारा टरबाइन या डीजल इंजन नचाएगा तो ये भी उसी के साथ नाचती रहेंगी और ये भी हमारा रोटर भी नाचता रहेगा, आर्मेचर रोटर। अब इसकी तीनों फेज की वाइंडिंग क्या करेंगे? तीनों फेज की वाइंडिंग जो है ले आएंगे और एक का जो है बेटा मान लीजिए एक फेज की वाइंडिंग यहाँ कनेक्ट करेंगे, दूसरे फेज की यहाँ कनेक्ट करेंगे, तीसरे फेज की यहाँ कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल को यहाँ सोल्डरिंग द्वारा जोड़ देंगे। तो अब जो है पूरा सब चीज नाच रहा है तो तार हमारा टूटेगा नहीं। अब इसी पर जो है फिक्स कार्बन ब्रूस लगाएंगे और इनकी सप्लाई ऐसे कार्बन ब्रूस जो है हर के परिधि पर रगड़ मारेगा और यहाँ से अब सप्लाई जो है इस तार के माध्यम से बेटा यहाँ सप्लाई आ रही है और ये कार्बन ब्रूस के माध्यम से आपके टर्मिनल बॉक्स पर पहुँचती रहेगी। कहाँ पहुँचती रहेगी? हाँ, ये टर्मिनल बॉक्स पर यहाँ पहुँचती रहेगी। तीनों फेज और प्लस न्यूट्रल पहुँचता है। ठीक है ना? अब जहाँ पर हमें 3 फेज की ज़रूरत है, जैसे हमको चक्की चलाना है और भी काम करना है तो वहाँ पर 3 फेज जाएगा और जहाँ पर बेटा उसी चक्की में खाली सिर्फ पंखा चलाना है, बल्ब जलाना है तो हमें 1 फेज कोई ले लेंगे और साथ में न्यूट्रल वाला ले लेंगे। तो ऐसे सप्लाई जाती है। अब ऐसे जब सप्लाई जाएगी
तो ये जो है आपका ये सब क्या है, स्लिप रिंग। ये क्या है, ये स्लिप रिंग है और ये सब क्या है, कार्बन ब्रूस। तो ये कार्बन ब्रूस जो है बेटा अब खाली उसके परिधि पर रगड़ बनाए रहेंगे। जैसे ये मान लीजिए रिंग है बेटा, तो ये रिंग आपकी सरसर सरसर ऐसे ऐसे नाच रही है और कार्बन ब्रूस जो है खाली इसके परिधि पर ऐसे ऐसे रगड़ बनाए रहेंगे। तो कार्बन ब्रूस स्थिर रहेंगे, केवल रिंग आपका ऐसे ऐसे गोलाई में नाचती रहेगी और ये जो है उसके परिधि पर रगड़ बनाए रहते हैं। और इसके अंदर स्प्रिंग लगी रहती है, होल्डर जो इसका रहता है वो इसमें स्प्रिंग लोडेड रहता है। तो ये स्प्रिंग उसे अंदर की ओर दबाए रखती है, ठेले रखती है। लेकिन फिर भी आप देखें ना कि थोड़ा भी हम लोगों का कनेक्शन या स्विच कहीं भी ढीला हो जाता है तो स्पार्किंग होने लगती है। तो यहाँ पर तो कोई स्विच लगा ही नहीं, यहाँ पर तो खाली डायरेक्ट स्प्रिंग के प्रेशर से वो जो है इसके परिधि पर जो है रगड़ मार रहा है स्लिप रिंग। तो ये क्या है कि धीरे धीरे घिसता है और यहाँ पर स्पार्किंग होती है, ठीक है ना। तो स्पार्किंग होने की वजह से बेटा इसका जो है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप के जो रोटर हैं इनका प्रयोग जो है लो वोल्टेज में ही करते हैं। किसमें करते हैं, लो वोल्टेज। अभी इनका प्रयोग जो है लो वोल्टेज में करते हैं। इनका प्रयोग जो रोटेटिंग वाले का है इनका कहाँ करेंगे, लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज में इनका प्रयोग नहीं कर सकते। यानी घरेलू कार्यों में छोटे मोटे जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हम लोगों को 240 वोल्ट 220 वोल्ट की ऐसे ज़रूरत है, वहाँ पर हम लोग जो है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का। नहीं तो ये समस्या देखिए है, ये सब आप लोगों को लिखा है, पढ़ा जा चुका है कि हमें जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला जनरेटर लगाने से फ़ायदा क्या है। तो वो सारी बातें आपको पढ़ाई गई। और रोटेटिंग आर्मेचर वाले के लगाने से क्या दिक्कत है, तो ये सारी दिक्कत आएंगी। इसलिए इन्हें लो वोल्टेज जनन में ही हम लोग रोटेटिंग आर्मेचर का या घूर्णी आर्मेचर वाले का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तीनों फेजों से सप्लाई बाहर ले जाने के लिए 3 स्लिप रिंग और एक जो है न्यूट्रल वाली चाहिए। तो 4 स्लिप रिंग लगेंगे और चारों पर स्पार्किंग होंगी। तो स्पार्किंग की समस्या बहुत बढ़ती है, इसलिए लो वोल्टेज में ही इनका उपयोग करते हैं रोटेटिंग, ठीक है। तो यही बात आपको यहाँ बता रहे थे कि अब जो है ये 3 आप यहाँ पर स्लिप रिंग लगाएंगे बेटा, 3 स्लिप रिंग लगाएंगे ऐसे, और एक अगर यहाँ से न्यूट्रल भी लेंगे तो अब ये सप्लाई जो है आपकी जाके ऐसे जो है यहाँ जुड़ जाएगी। एक सप्लाई जो है आपकी इस फेज की मान लीजिए यहाँ जुड़ गई, फिर दूसर के फेज की इस स्लिप रिंग में आपने शोल्डर द्वारा जोड़ दिया, तीसर के फेज का आपने जो है यहाँ जोड़ दिया, और एक इसी में से न्यूट्रल अगर स्टार कनेक्शन करेंगे तब न्यूट्रल मिलेगा। इसलिए जनरली जो हमारा व्यावसायिक उत्पादन होता है या वैसे भी, तो उसमें हम लोगों को एक न्यूट्रल भी लेना जरूरी है, तब उसी से बल्ब और पंखा सब चलेगा, लाइट फैन। तो एक न्यूट्रल भी लेंगे और स्टार कनेक्शन कर देंगे, तो एक न्यूट्रल भी यहाँ से आ गया। अब एक न्यूट्रल भी यहाँ से जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर जोड़ वाई कनेक्शन करेंगे ना, आप लोगों ने कल पढ़ा ना वाई कनेक्शन, जिसे कहते हैं स्टार। हाँ, ये वाला कर देंगे और यहीं से जो है न्यूट्रल निकल जाए। क्या निकल जाए, इसी को हम लोग कहते हैं 3 फेज हो गया और 4 वायर हो गया। ये तीनों फेज हो गया, एक ये चौथा तार निकल गया, तो इसी को कहते हैं 3 फेज 4 वायर, अथवा इसी को कहते हैं स्टार कनेक्शन। तो ये करना जरूरी है, तब हम लोगों को न्यूट्रल मिलेगा। क्योंकि कहीं भी आप किसी भी जगह, चाहे फैक्ट्री कारखाने में जाएंगे, 3 फेज से जो है मशीनें चलेंगी, और बकिया वहाँ पर भी उजाले की ज़रूरत है, कूलर चलेगा, पंखा चलेगा, सब चीज़ें चलेंगी, आपका वाटर कूलर चलेगा, पानी पीने के लिए सब व्यवस्था आपको करनी, तो वो सब सिंगल फेज और साथ में न्यूट्रल चाहिए। इसलिए जनरेटर की जो है हम लोग कौन सा कनेक्शन करते हैं, जनरली स्टार कनेक्शन। तो ऐसे बेटा इतनी स्लिप रिंगें चाहिए और इतने कार्बन ब्रूस लगाने पड़ेंगे, और सब पर स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए इनका जो है हम लोग व्यावसायिक जनन में कम प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग केवल लो वोल्टेज में करते हैं। इसमें करते हैं, हाँ, लो वोल्टेज में इनका प्रयोग करेंगे।
रोटेटिंग आर्मेचर। क्लियर हो गया? यही बात वहां बता रहे थे जिसको मैंने अलग यहाँ पर बता दिया। तो ऐसे आपका ये बनेगा। क्लियर है? चलिए, अब इसके अलावा तो ये हमारा जो है घूर्णी आर्मेचर वाला खत्म हुआ। अब हम लोग जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला लेते हैं। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में फिर दो प्रकार का हमारा जो है रोटर बन जाता है। दो प्रकार का रोटर हो जाता है। इस वाले में भी ये वाला दो प्रकार का है। ये वाला कितने प्रकार का है? हाँ, दो प्रकार का। ये है आपका सैलिएंट पोल। हाँ, सैलिएंट पोल, सैलिएंट पोल रोटर बेटा, या फिर जो भी है घूर्णक, या उभरे हुए पोल वाले, उभार पोल घूर्णक बेटा। रोटर क्या कहेंगे? घूर्णक ऐसे कहेंगे, अथवा इसी को प्रोजेक्टेड पोल रोटर कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, प्रोजेक्टेड पोल रोटर, पोल रोटर कहेंगे, अथवा इसी को लो स्पीड है इनकी, तो लो स्पीड। ठीक है ना? प्रोजेक्टेड को कहेंगे प्रक्षेपित पोल रोटर। पोल घूर्णक, या फिर बेटा निम्न गति, क्या कहेंगे? निम्न गति रोटर। और इसका बी जो है वो है बेटा नॉन सैलिएंट। आगे सैलिएंट लिखा हुआ है, लिख लेंगे नॉन सैलिएंट पोल रोटर। चलिए लिख देते हैं नॉन सैलिएंट पोल रोटर बेटा, या फिर कहेंगे बिना उभार। और इसी को कहेंगे स्मूथ, स्मूथ पोल रोटर, अथवा इसी को कहेंगे सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल पोल रोटर बेटा, यानी हिंदी में कहेंगे बेलनाकार। क्या कहेंगे? बेलनाकार। यहाँ से कहेंगे चिकना रोटर, इससे कहेंगे बेलनाकार रोटर, अथवा कहेंगे हाई स्पीड। क्या? ये हाई स्पीड, हाई स्पीड रोटर। तो ये हाई स्पीड वाला रोटर है, तो इसका हम लोग जो है टरबाइन जो रहेगी वो स्टीम वाली और गैस वाली रहेगी। और ये जो है निम्न गति वाला रोटर है, इसलिए इसका जल में प्रयोग करें। अब जो है तो आर्मेचर कहानी खत्म हो गई। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये दो प्रकार का, और व्यावसायिक जनन जो है ज्यादातर इन्हीं से किया जाता है। रोटेटिंग आर्मेचर टाइप से नहीं करते, व्यावसायिक जनन जो है ये इसी से करते हैं। व्यावसायिक जनन जो है हाँ इसी से करते हैं। इससे करते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप के जनरेटर। इसी जनरेटर से करेंगे। और इसका रोटर जो है दो प्रकार का हो गया, सैलिएंट पोल रोटर और दूसरा का नॉन सैलिएंट। अब सैलिएंट वाले का अगर जो है हम चित्र बनाओ बेटा, तो इसमें चुंबक उभरे हुए। चुंबक कैसे हो? हाँ, ऐसे बना दिया, रोटर ही नाचेगा। तो यहाँ धुर्रे पर हम लोग जो है चुंबक फिट कर देंगे। ऐसे ये चुंबक फिट हो गया। ये देखिए उभरे हुए चुंबक हो गए। ये जो है कैसे हो गए? हाँ, ये उभार वाले हो गए। ये मान लीजिए ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। और बाइंडिंग जो है बेटा अब यहाँ पर लगा देंगे। बाइंडिंग बॉडी के साथ चली जाएगी स्टेटर पर। तो ये हो गया ऐसे, और ये ऐसे टर्मिनल बन गया। अब ये हो गया आपका स्टेटर, और ये वाला हो गया रोटर। अब यहाँ पर कौन रोटेट हो रहा है? तो आप कहेंगे मैग्नेटिक, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप। और ये कौन सा हो गया?
सैलिएंट, इसके पोल उभरे हुए, तो यही हो गया सैलिएंट, सैलिएंट पोल रोटर टाइप का ये जनरेटर हो। और इसका अगर नॉन सैलिएंट का लें बेटा, तो नॉन सैलिएंट का ऐसे ही बॉडी बना देते हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग बाइंडिंग को जो है स्टेटर पर रखेंगे, यानी स्थाता, और सीधे देखिए ये सप्लाई चली गई यहाँ। किसी भी प्रकार का स्लिप रिंग और कार्बन ब्रूस की जरूरत नहीं। और यहाँ पर जो है हम लोग जो है चुंबक जो फिट करेंगे वो चुंबक बेटा बेलना का, स्मूथ बेलना का, और इसमें ऐसे कट मार देते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे कट मार दिया, ऊपर वाला नॉर्थ पोल बन जाता है, नीचे वाला साउथ पोल। और इसमें जो है डीसी सप्लाई के लिए तार, चुंबकों के एक्साइट करने के लिए अलग से डीसी शंट जनरेटर लगाएंगे ना। आप लोगों को पिछले क्लास में बताया जा चुका है कि व्यावसायिक जनन में सेपरेटली एक्साइट वाले जो है जनरेटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें एसी उत्पन्न होता है। तो चुंबकों को उत्तेजित करने के लिए, चुंबक बनाने के लिए, बैटरी आवेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में सब जगह डीसी की जरूरत पड़ती है। तो वो डीसी सप्लाई जो है इन चुंबकों को एक्साइट करने के लिए यहाँ पर भी ऐसे बाइंडिंग लुपेटेंगे, और फिर इस पर ऐसे बाइंडिंग लुपेट के इसमें डीसी सप्लाई देंगे, तब ये जो है चुंबक हमारा उत्तेजित होगा। तो इसमें देंगे तो इसमें केवल 2 P और N स्लिप रिंग लगानी है। कितना लगानी? हाँ, 2 धुर्रे पर 2 स्लिप रिंग लगाएंगे, P और N। P का मतलब प्लस और N का मतलब हाँ रिंग। तो डीसी में प्लस और माइनस ही रहता है, तो 2 ही स्लिप रिंग लगेगी। और डीसी जो है आपने लिखा कि 450 वोल्ट 600 वोल्ट मैक्सिमम जो है डीसी सप्लाई देकर इन चुंबकों को उत्तेजित करते हैं, तो उसका वोल्टेज भी बहुत कम है, ठीक है ना। जबकि एसी का व्यावसायिक जनन जो है, एसी का जो व्यावसायिक जनन है वो 11 kV पर और 33 kV पर। अब कहाँ जो है 440 वोल्ट या 600 वोल्ट डीसी, और कहाँ 11,000 वोल्ट और 33,000 वोल्ट एसी। तो इसलिए जो है डीसी से हम लोग बेटा अगर एक्साइट करते हैं तो उसका वोल्टेज भी लो है, और 2 ही स्लिप रिंग लगती है। इसलिए हम लोग जो है ये रोटेटिंग जो है फील्ड टाइप का प्रयोग करते हैं, और सीधे आर्मेचर स्टेटर पर रहता है, उससे पूरी जो है 11,000 या 33,000 की सप्लाई सीधे टर्मिनल पर पहुंचती है। और हम लोगों को अब 4 स्लिप रिंग नहीं लगाना। इस हाई वोल्टेज के कारण स्पार्किंग नहीं होगी कार्बन ब्रूसों पर, तो इस सबसे बच जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो है स्मूथ या बेलनाकार हो गया। ये कौन सा हो गया? ये हो गया नॉन सैलिएंट, नॉन सैलिएंट पोल रोटर। ये वाला है, कौन वाला? ये वाला चिकना बेलनाकार या सिलिंड्रिकल पोल रोटर है। तो ये 2 प्रकार का व्यावसायिक जनन में रोटर, एक उभरे पोल जिसमें चुंबक बेटा उभरे हुए हैं, और दूसर का बेलनाकार, ठीक है। ये रोटर प्रयोग करेंगे जिसे कहेंगे नॉन सैलिएंट अथवा सिलिंड्रिकल। क्लियर है? अब इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग जो है बेटा जल विद्युत संयंत्र में करेंगे, जल टरबाइन के साथ करेंगे। और इसका प्रयोग ये हाई स्पीड वाला है, इसका प्रयोग जो है एनटीपीसी में और अन्य जगह पर जो है एटॉमिक वाले में करेंगे। तो यही है आपका सैलिएंट पोल, और ये है नॉन सैलिएंट पोल। और इसका आर्मेचर वाला तो आपने देख ही लिया कि उसका व्यावसायिक जनन में प्रयोग नहीं है, उसका छोटे मोटे कार्यों में और लो वोल्टेज के लिए प्रयोग। इस तरह से हमारा जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रोटर सिर्फ 2 प्रकार के हैं, एक सैलिएंट वाला, एक नॉन सैलिएंट वाला। अब इनमें अंतर क्या है वो लिख लीजिए। चलिए तो लिखवा देते हैं अंतर। व्यवसायिक में इन्हीं दोनों का प्रयोग है, तो आप एक तरफ जो है लिख लीजिए। एक तरफ हम लोग बेटा सीरियल नंबर बना लेते हैं, क्या? हाँ, सीरियल नंबर, और दूसर के कॉलम को बना लेते हैं
सैलिएंट पोल, रोटर यानी उभार वाले ये वाला, और दूसरा कॉलम बना लेते हैं नॉन सैलिएंट। नॉन सैलिएंट को कहेंगे नॉन सैलिएंट पोल रोटर। पोल रोटर पूरा लिख लीजिएगा। ऐसे बेटा 3 कॉलम आप बना लिए हैं। ये अब इसमें पहला आपने लिखा कि इसके पोल उभरे हुए, देखिए ना ये उभार ही होता है, तो लिख लें इसके पोल, इस रोटर के पोल या इसके पोल उभरे हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं। और इसके पोल जो है बेटा, इसके पोल बिना उभार वाले, बिना उभार वाले होते हैं, ऐसे लिख लेंगे। दूसरा आपने लिखा बेटा कि इसमें पोलों की संख्या अधिक होती है, इसमें पोलों की संख्या, पोलों की संख्या 12 से 120, 12 से 120 पोल ऐसे लगा सकते हैं। अभी इधर भी आप पोल लगा सकते हैं ऐसे, इधर भी पोल लगा सकते हैं ऐसे, फिर और भी पोल लगा सकते हैं। तो पोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 से 120 यानी अधिक होती है। और इसमें बेटा इस रोटर में पोलों की संख्या कम, पोल की संख्या बेटा POLE, पोल की संख्या कम, दो से 6 पोल होती है। तीसरा आप लिखें इसकी गति कम, इसकी गति कम, 50 से बेटा 500 RPM, कितना? 50 से 500 RPM होती है, यानी रोटेशन पर मिनट होती है। और इसकी स्पीड अधिक होती है, इसकी स्पीड अधिक होती है बेटा, लिख लेंगे। और कितना होती है? 1000 से 3000 RPM, 1000 से 3000 RPM होती है। देखिए अगर 2 पोल का लगाएंगे तो 3000 आएगा। हम लोग जानते हैं कि F फ्रीक्वेंसी F बराबर होता है PN/120 होता है। और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान 50 है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, AC जनरेटर जो हमें फ्रीक्वेंसी देता है विद्युत वाहक बल का, उसका मान 50 है। तो यहाँ पर हमें 50 लाने लाना, क्योंकि इसमें ±3% उतार चढ़ाव मान्य है। तो 50 बराबर P का मान क्या पोल है? 2। एक भी चुंबक लगाएंगे बेटा तो उसमें 2 पोल होगा, इधर अटेंशन आपका होना चाहिए। तो P का मान 2 हो जाएगा। और गुणे N कितने पर जो है प्राइम मूवर या डीजल इंजन या टरबाइन नचाएगी बेटा, जिस स्पीड पर नचाएगी वही हमारे रोटर की स्पीड हो। तो गुणे N/120 कर देते हैं ऐसे। अब यहीं से N बराबर आप पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 50 गुणे 120/2, 2 6 5, तो देखिए 3000 RPM आ गए। तो इस तरह से अगर 2 पोल का अगर आपका वो है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 3000 हो जाएगी, और 4 पोल का है तो 1500 RPM हो जाएगी। तो इतने की ही गति पर ये गति जो है फिक्स है, ये गति क्या है? फिक्स है या परम स्थिर है।
अगर ये गति बेटा 3000 से आप 3100 कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। देखिए ना, n बढ़ाते ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और क्योंकि F बराबर P गुणे n, तो जैसे स्पीड, अगर स्पीड कम हो गई 3000 से 2900 हो गई तो भी फ्रीक्वेंसी 50 से घट जाएगी। इसलिए इस को हमें एसी जनरेटर को ये n जो है उसका, ये जो n है, ये जो n है जिसका मान 3000 आ रहा है, ये फिक्स है, अथवा इसी को कहेंगे परम स्थिर। और परम स्थिर वाली चीज को हम लोग कहते हैं तुल्यकाली। क्या? तो यही तुल्यकाली जनित्र इसी को कहते हैं, इसी को कहेंगे ये तुल्यकाली जनित्र है, अथवा इसी को कहेंगे ये सिंक्रोनस जनित्र है। कौन सा? हाँ, तुल्यकाली की अंग्रेजी है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस जनरेटर। तो बहुत पूछता है कि सिंक्रोनस जनरेटर किसे कहते हैं? एसी जनरेटर को ही, अल्टरनेटर को ही सिंक्रोनस, क्योंकि इसकी गति परम स्थिर रहती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि डीजल इंजन को खाली स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, कंपनी वो ऑलरेडी सेट किए रहती है कि इतने ही स्पीड पर ये नचाएगा। तो हम लोग जो अटैच हम लोगों का अल्टरनेटर और साथ में डीजल इंजन लगा हुआ आता है, तो वो जो है हम लोग घरों में जो प्रयोग करते हैं, शादी विवाह में प्रयोग करते हैं। देखिए, हैंडल लगा के केवल डीजल इंजन को स्टार्ट कर दिया जाता है, उसके बाद उसका न तेल कम और ज़्यादा कुछ किया नहीं जाता, वो अपने आप जितना तेल लेना है लेगा, क्योंकि उसकी स्पीड उतने पर फिक्स की। अगर आपने थोड़ा भी तेल उल बढ़ाया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। तेल कम कर दिया, स्पीड कम हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और परम स्थिर गति पर अब इस रोटर को नचाना है बेटा, या इस रोटर को नचाना है ताकि फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज बनी रहे। इसीलिए एसी जनरेटर को हम लोग तुल्यकाली जनित्र भी कहते हैं, अथवा सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। चलिए, तो अब ये 1000 से 3000 आरपीएम पर इसे नचाएंगे। अगली पॉइंट आपने लिखा कि इसकी अक्षीय लंबाई, इसकी, चलिए, अक्षीय लंबाई कम होती है, कम होती है 0.5 मीटर से बेटा 1.5 मीटर। कितना होती है? हाँ, से इतना होती है। और इसकी अक्षीय लंबाई अधिक होती है इस रोटर की। हाँ, लंबाई या अक्षीय लंबाई लिख लेंगे अक्षीय लंबाई। अक्षीय लंबाई बेटा 3 से 6 मीटर, 3 से 6 मीटर होती है। आगे लिख लीजिएगा, होती है। अगला जो है, इसका व्यास ज्यादा, देखिए ना, इसका व्यास जो है उभरा हुआ है, इसलिए इसका व्यास अधिक है। इसका व्यास कितना है बेटा? तो आप कहेंगे इसका व्यास जो है 3 से 6 मीटर होता है, 3 से 6 मीटर होता है। तो अगर 6 मीटर लेंगे तो 3 मीटर नीचे, 3 मीटर ऊपर। 3 मीटर का मतलब हो गया 10 फुट, त्रिज्या 10 फुट हो गई। तो जो बड़ा आदमी है वो भी 6 फुट का, तो उसका धुर्रा वहां जाएगा ऐसे ऐसे ट्यूबलाइट के ऊपर। तो ऐसे ऐसे फिर वो नहीं चल पाएगा। उसके धुर्रे को क्या करेंगे? वर्टिकल लगाएंगे। अलाइनमेंट उसका कैसे करेंगे? हाँ, धुर्रा खड़े लगाएंगे बेटा, वर्टिकल लगाएंगे। और फिर 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर ऐसे चुंबक निकले रहेंगे, वो ऐसे ऐसे नाचे। ठीक है। तो चलिए, तो इसका व्यास अधिक 3 से 6 मीटर होता है, और इसका व्यास, इस वाले रोटर का व्यास, हाँ, नॉन सैलिएंट वाले का, इसका व्यास कम, इसका व्यास कम बेटा 0.5 मीटर से 1.5 मीटर होता है। अगला, इसकी धावन ध्वनि अधिक है, इसकी धावन ध्वनि,
माने रनिंग साउंड। धावन ध्वनि का मतलब रनिंग साउंड। रनिंग साउंड। धावन ध्वनि अधिक है बेटा और इसकी धावन ध्वनि कम। लिख लेंगे इसकी धावन ध्वनि या रनिंग साउंड कम है। ये चलेगा बेटा, तो ये हवा बहुत मांगता है, तो इसलिए इसकी जो है हाँ। और ये लो स्पीड है, इसकी देखिए ना गति कम है। ये देखिए आपने लिखा है कि इसका 50 से 500 आरपीएम, ठीक है ना। इसकी गति कम है तो इसलिए इसका प्रयोग हम लोग वाटर टरबाइन पर करें। किस पर करें? हाँ, इसका प्रयोग जल विद्युत संयंत्र में, जल विद्युत वैद्युत संयंत्र में लो स्पीड वाली जल टरबाइन लो स्पीड है, तो संयंत्र में लो स्पीड वाली जल टरबाइन के साथ करते हैं। जल टरबाइन आपने पढ़ा है, फ्रांसिस है और पेल्टन है, तो वाली जल टरबाइन के साथ करते हैं। और इसका प्रयोग बेटा लिख लें, इसका प्रयोग थर्मल पावर प्लांटों में, थर्मल पावर प्लांट में बेटा, थर्मल पावर प्लांट में व एटॉमिक पावर प्लांट में, हाई स्पीड वाली स्टीम टरबाइन व गैस टरबाइन के साथ करते हैं। गैस टरबाइन के साथ करते हैं। और कोई पॉइंट? ये सब इसका मेन रहा, तो ये सब अंतर आपने लिख लिया। कभी कभी पूछा है कि इसमें पोलों की संख्या कितनी होती है या इसका अधिकतम स्पीड कितना होता है नॉन साइलेंट पोल का, तो वो सब। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।